हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनबा फाइनेंस लिमिटेड के आने वाले आईपीओ के बारे में। साथ ही जानेंगे कि आईपीओ कब ओपन हो रहा है, इसका लॉट साइज़ क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को जानेंगे और कंपनी में क्या रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी जानेंगे। वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर बंधु में। तो फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं मनबा फाइनेंस लिमिटेड करती क्या है और इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मनबा फाइनेंस लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि 1998 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है न्यू टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स, न्यू इलेक्ट्रिकल थ्री व्हीलर्स और यूज्ड कार्स के लिए। साथ ही साथ ये स्मॉल बिजनेस लोन्स और पर्सनल लोन्स भी प्रोवाइड करती है। कंपनी की लगभग 1100 डीलर्स के साथ रिलेशनशिप है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करें तो लगभग 190 इलेक्ट्रिकल डीलर्स के साथ इनकी रिलेशनशिप है, जो कि देश भर में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड हैं। 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास लगभग 1344 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो ये बात हुई कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं फ्रेंड्स इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो 23 सितंबर को आने वाला है और इस आईपीओ में आप 25 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है वो 114 से 120 रुपये के आसपास रखा है पर शेयर, और आपको यहाँ पर 120 रुपये यानी जो कि कट ऑफ प्राइस रहने वाला है, इसी पर आपको अप्लाई करना होगा। एक लॉट में कंपनी ने यहाँ पर 125 शेयर्स रखे हैं और ओवरऑल ये लगभग 150 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। तो आईपीओ फ्रेंड ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा आईपीओ ये आ रहा है जिसमें अराउंड 1,25,70,000 शेयर्स यहाँ पर रखे गए हैं। इस आईपीओ का जो रजिस्ट्रार है वो लिंक इन टाइम रहने वाला है। तो जब इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा तो वो आपको लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर ही आता हुआ देखने को मिलेगा। एक बार इस आईपीओ की टाइमलाइंस पर नज़र मार लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आईपीओ में आप 23 सितंबर से 25 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट आपको दिखेगा वो 26 सितंबर को दिखेगा, एंड अगर आपका आईपीओ नहीं अलॉट होता है तो आपको 26 सितंबर तक आपके अकाउंट में पैसा वापस कर दिया जाएगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग 30 सितंबर यानी मंडे को होने वाली है। तो ये बात हुई इस आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में। आईपीओ के लॉट साइज़ की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो रिटेल कैटेगरी में यहाँ पर हम मैक्सिमम 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम स्मॉल एचएनआई की बात करें तो मिनिमम 14 और मैक्सिमम 66 लॉट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआईज के लिए कैटेगरी 67 लॉट्स की रखी गई है। देख लेते हैं फ्रेंड्स इस आईपीओ में कितना रिजर्वेशन रखा गया है ईच कैटेगरी में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए लिमिट 50% है, यानी इन लोगों के लिए 50% का आरक्षण इसमें दिया गया है। रिटेल कैटेगरी में जिसमें हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें एक रिजर्वेशन यहाँ पर जो है 35% का रखा गया है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स जिसमें कि स्मॉल एचएनआईज और बिग एचएनआई शामिल हैं उनके लिए 15% का यहाँ पर यह आईपीओ रिजर्व रखा गया है। निगाह मार लेते हैं फ्रेंड्स कंपनी के फाइनेंशियल डेटा पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पिछले 3 साल का डेटा यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड किया है अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फ्रेंड्स एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो कोई कंपनी अपने आईपीओ को लाने से पहले सेबी के पास सबमिट करती है, एंड देन जब सेबी उसको अप्रूव करती है तो वो आईपीओ ओपन कर दिया जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पिछले 3 सालों में कंपनी के एसेट्स यहाँ पर हमें बढ़ते दिख रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू भी यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो हर साल ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। अगर हम 2022 में देखें तो 9.74 करोड़ था, जो कि 2023 में 16.58 करोड़ हो गया, और अभी इस साल 2024 में जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 31.42, तो लगभग यहाँ पर डबल का हमें इजाफा होता दिख रहा है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है। साथ ही कंपनी की नेटवर्थ भी यहाँ पर हमें बढ़ती दिख रही है।
कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस भी यहाँ पर है। करंटली 162 करोड़ के आसपास का यहाँ पर हमें रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है। और यहाँ पर कंपनी की बोरोइंग्स भी आती हमें यहाँ पर दिख रही हैं। क्योंकि कंपनी का जो काम है वो लोगों को लोन प्रोवाइड करना है नए इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, स्पेशली 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स खरीदने के लिए। तो कंपनी को भी कहीं ना कहीं से लोन लेना ही होगा, तभी वो आके लोन डिस्पर्स कर पाएगी। ठीक है, फाइनेंशियल डेटा पर तो ये कंपनी ठीक लिखती है। एक बार कंपनी के एनपीए पर भी निगाह मार लेते हैं फ्रेंड। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो कंपनी का जो नेट एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो करंटली 3.16% के आसपास है। हालांकि 2022 में 4.30 था, जो कि घटकर 3.14 रह गया था 2023 में। वापस से थोड़ा सा बढ़ा है और अभी 3.16% का एनपीए है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को। तो कंपनी ने जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शो किया है वो 21.36% है, जो कि अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं इसको बोलूँगा। क्योंकि कंपनी के पास डेट भी था, तो डेट टू इक्विटी रेशियो 3.75 है। हालांकि ये 2 से ज़्यादा है, नॉर्मली अप टू 2 लुक्स ओके, बट थोड़ा सा यहाँ पर डेट टू इक्विटी यहाँ पर ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर अगर देखें तो 15.66 है, जो कि ठीक ठाक मैं इसको बोलूँगा। अगर हम यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पोस्ट आईपीओ यानी आईपीओ लॉन्च होने के बाद जो इनका अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पर 6.25 का दिख रहा है, जो कि मैं थोड़ा सा इसको कम मानता हूँ अगर इनके पीयर्स से कंपेयर करें तो। राइट हैंड साइड पर देखें तो मैंने पीयर्स का भी यहाँ पर लिस्ट लगा दी है फ्रेंड। तो अगर आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे यहाँ पर, तो सिर्फ बैद फिनसर्व लिमिटेड को छोड़ के बाकी अगर किसी का भी अर्निंग पर शेयर देखें तो वो ऑलमोस्ट 10 के आसपास ही है। लाइक मनबा फाइनेंस का ही यहाँ पर हमें दिख रहा है 8.35 लिखा हुआ है, एंड देन मास फाइनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पर 15.31 है। अरमान फाइनेंशियल सर्विस का ईपीएस तो 195 है। तो यहाँ थोड़ा सा ना ईपीएस मुझे पर्सनली कम लगता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो पोस्ट आईपीओ जो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहने वाला है वो रहने वाला है 19.19, ऑलमोस्ट कह लीजिए 20 के आसपास ये इनका पीई है। अगर इनके पीएस से कंपेयर करें तो पीएस में आप देखें तो 13.65 बैद फिनसर्व लिमिटेड का पीई है, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज का 8.57 है और मैस फाइनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पर 18.13 है। तो सबका पीई इस आईपीओ के पीई से कम ही है। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर एक्सपेंसिव लगता है। अगर मैं ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर 23.7 का मेरे को पीई दिखता है। तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल एवरेज सो तो ये थोड़ा कम है, बट बाकी अगर पीयर से बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव यहाँ पर दिख रहा है। एनीवे इतना ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री पीई से तो अभी कम ही है। तो जिस प्राइस पे ये आईपीओ आ रहा है तो आई थिंक इस प्राइस पे ये थोड़ा ओके ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक बार निगाह मार लेते हैं फ्रेंड्स इसके करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम पर भी। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर 60 का चल रहा है। अगर यही ग्रे मार्केट प्रीमियम बना रहता है आईपीओ लिस्टिंग तक तो हमें जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखेगा वो अराउंड 180 के आसपास दिखेगा, लगभग 50% का यहाँ पर गेन आता दिखेगा। बट ये ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग वाले दिन तक कम या ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करेगा, इस पर भी आप निगाह बना के रखना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्या इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। फ्रेंड जैसा कि हमने अभी देखा था इस आईपीओ का पोस्ट लॉन्च या पोस्ट आईपीओ जो अर्निंग पर शेयर है वो 6.25 है, राइट। एंड करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रहा है इसका 60 के आसपास चल रहा है। तो इस हिसाब से जो एस्टिमेटेड प्राइस इसका लिस्टिंग वाले दिन होगा वो 180 रुपीज़ हम इसको मान सकते हैं। तो अगर 180 रुपीज़ पर ये लिस्ट होता है ना तो इसका पी हो जाएगा लगभग 28 से 29 के आसपास, और इंडस्ट्री पी जैसे हमने भी देखा था वो 23.7% है। तो थोड़ा सा ना ये ओवर वैल्यूड होगा अगर 60 के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे लॉन्च होता है। तो यहाँ पर अब 2 तरह के क्वेश्चंस मन में आ सकते हैं, लाइक शॉर्ट टर्म आप इसको क्या लिस्टिंग गेन के लिए देख सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इस आईपीओ के लिए निवेश कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लिस्टिंग गेन के लिए तो मैं कहूँगा कि हाँ आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, पर आप इसके सब्सक्रिप्शन डेटा और ग्रे मार्केट प्रीमियम पे निगाह बनाए रखें। और मैं यहाँ पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप इस आईपीओ के आखिरी दिन ही अप्लाई करें, जिस दिन आपको सब्सक्रिप्शन डेटा और ग्रे मार्केट प्रीमियम का अच्छा खासा अंदाज़ा लग जाएगा। तो अगर आपको लगता है ग्रे मार्केट प्रीमियम कंटिन्यू बना हुआ है 60 या इसके ऊपर तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम घटता हुआ आपको नजर आता है तो आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। तो आप आईपीओ के लास्ट दिन ही इसको अप्लाई करें। तो ये तो हुई लिस्टिंग गेन की बात। फॉर लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स मैं आपके सामने ना कुछ इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पे रखने वाला हूँ
जो कि मैंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट जो कि इस मनवा फाइनेंस कंपनी ने सबमिट किया है सेबी के पास, तो वहाँ इन्होंने खुद से ही कुछ रिस्क फैक्टर्स दिए हैं। एक बार उस पर निगाह मार लेते हैं, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कंपनी ने खुद से ही अपने कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहला वो बोल रहे हैं कि इनकी डिपेंडेंसी है डीलर्स के पास, क्योंकि आप कभी भी कोई नया व्हीकल खरीदेंगे तो लोन लेने सीधा इनके पास नहीं आते हैं। आप व्हीकल डीलर से आप व्हीकल परचेज करते हैं, उनके थ्रू ही आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो जैसा कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है, जिनका डिसबर्समेंट इनका हुआ है वो 89%, कह लीजिए मोटा मोटा 90% 2024 में डीलर्स के थ्रू ही हुआ है। अगर फ्यूचर में इनकी रिलेशनशिप डीलर्स के साथ थोड़ी ख़राब होती है तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा इनकी सेल्स ग्रोथ या फिर इनके बिजनेस पे आता हुआ दिखेगा। दूसरा रिस्क जो कंपनी ने पोस्ट किया है ना, वो है इनकी लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन बिजनेस। इनका जो मेन डोमेन है वो है न्यू व्हीकल्स के लिए लोन प्रोवाइड करना। अभी यूज्ड व्हीकल्स के लिए ये लोन इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही पर्सनल लोन और स्मॉल बिजनेस लोन में भी अभी कुछ ज़्यादा खास इन्होंने परफॉर्म किया नहीं है। और खुद से भी ये लोग फ्रेंड्स कह रहे हैं कि वी कैन नॉट अश्योर यू दैट आवर लोन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इनटू यूज्ड कार लोन्स दिस विल परफॉर्म और विल बी सक्सेसफुल और नॉट। तो अगर इनको खुद पे ही डाउट है तो ये तो एक रिस्क है ना। आप केवल नए व्हीकल्स के लिए ही लोन प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, तो बिजनेस में डाइवर्सिटी होना भी ज़रूरी है। तो लगभग 97-98% का जो लोन डिस्बर्सल है वो इनके न्यू व्हीकल्स के लिए है। तो ये भी एक रिस्क कंपनी ने खुद से ही आपको बता दिया है। आगे अगर देखें तो इनकी डिपेंडेंसी है क्रेडिट रेटिंग्स। ये तो खैर किसी भी कंपनी के लिए हो सकता है, पर इनकी रेटिंग्स अगर आप देखें 2022 में तो BBB+ नेगेटिव से, हालांकि इन्होंने थोड़ा सा इंप्रूव किया है, अभी स्टेबल पे ही आ गए हैं। बट अगेन अगर फ्यूचर में इनकी क्रेडिट रेटिंग खराब होती है तो इनको बिजनेस परफॉर्म करने के लिए लोन लेने में प्रॉब्लम आएगी, लोन इनको महंगा मिलेगा एंड इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी थोड़ा सा खतरे में आ सकती है। आगे बढ़ें तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो बोला है अगला रिस्क वो है एसेट लायबिलिटी मिसमैच को लेके। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने खुद से बोला है कि इनके एसेट और लायबिलिटी के बीच में गैप देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आप। तो ये जो गैप है ना, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकती है इन फ्यूचर। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट आता है तो डेफिनेटली हमें इसके स्टॉक प्राइस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जब ये IPO लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट में। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगले रिस्क की बात करें तो फ्रेंड, इनको थोड़ा सा डर है अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर ही। जैसा हमने देखा था, इनके पास लगभग 1300-1350 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और मोर देन 60% ऑफ दैट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेल्स और कलेक्शन टीम में काम करते हैं। तो सेल्स एंड कलेक्शन टीम के लिए नॉर्मली कंपनी अपने टारगेट्स देती है, अगर वो अचीव कर पाते हैं तो उनको इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, अगर अचीव नहीं कर पाते हैं तो उनका इंसेंटिव उनके सैलरी पे इम्पैक्ट पड़ता है। और उनकी सैलरी ना 20,000 से कम है पर मंथ। तो कंपनी को खुद भी डर है कि अगर इनके एम्प्लॉयज़ परफॉर्म नहीं कर पाए या टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो वो लोग मे बी रिज़ाइन कर सकते हैं इन फ्यूचर। और अगर रिज़ाइन करते हैं तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये भी एक रिस्क है कंपनी का, जो खुद से ही बताया। अगला रिस्क अगर हम देखें, हालांकि कंपनी ने बहुत सारे रिस्क प्रोवाइड किए हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 रिस्क ही लिया है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं खुद से भी। तो जो मैंने एक और रिस्क यहाँ पे देखा है वो है कैश फ्लो से लेके। तो कंपनी ने ना पिछले 2 सालों में 2024 और 2023 में निगेटिव कैश फ्लो एक्सपीरियंस किया है। तो अगर इनके पास कैश ही नहीं होगा या निगेटिव कैश फ्लो है तो बिजनेस को ऑपरेट करने में इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये कंपनी ने खुद ही रिस्क अपने बताए हैं। तो मुझे पर्सनली यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना अभी सही नहीं लगता है। हाँ, लिस्टिंग गेन के लिए आप इस IPO में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड द सब्सक्रिप्शन डेटा। तो आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते रहिएगा लास्ट डे तक। अगर वो अच्छा बढ़ता है या फिर 60 या 60 से अबव रहता है तो आप डेफिनेटली उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग डे वाले दिन आपको अच्छा खासा गेन वहाँ पे मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए पर्सनली मेरी तो सलाह ये रहेगी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सी भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, तो उसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करें या फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो मनवा फाइनेंस लिमिटेड के IPO को लेकर। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने सुझाव या कोई भी फीडबैक या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। छोटा सा यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, 90% जो व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए
नमस्कार।